देखिएगा जी, इसमें क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हमने देखा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये था कि अगर हमारे पास हमने अपनी 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने पर हम ये देखेंगे वहाँ पर कि ये जो हमारी सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर तो करंट का डायरेक्शन दिखाएगी, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी, और जो थंब है ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। F for father, F for force, M for mother, M for magnetic field, C for children, C for current। तो F M C इस तरह से होता है। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं, आप पेज नंबर 18 पर आ जाइए। ये जो हमारे नोट्स हैं इसमें यहाँ पर तो हो गया फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर देखते हैं जरा। पहला है बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब ऐसा नियम चला आ रहा है, ऐसा हम नियम लेकर चलते हैं। By convention, the direction of flow of positive charges is taken to be the direction of flow of current। तो हम ये मानते हैं by convention, हम ये मानते हैं the direction of flow of positive charges is taken to be the direction of flow of current। So the direction in which the positively charged particles such as protons or alpha particles etc. move will be the direction of electric current। तो ये नियम चला आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, तो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो आपने प्रोटॉन तो जानते ही हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अभी आप नहीं करेंगे, वो आपको करना है 12th क्लास में, भी जरूरत नहीं है। वो याद है वो रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में जो करा था, है ना, वो वही वाली चीज़ है कि अल्फा पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एटम के अंदर। अल्फा पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, हमको करंट की डायरेक्शन उसी को मानना है, वही करंट की डायरेक्शन होगी जहां पर अल्फा पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स फ्लो करेंगे। समझ गए? दूसरा पॉइंट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाउएवर टेकन टू बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस सच एज इलेक्ट्रॉन्स। So if we are given the direction of flow of electrons, then the direction of electric current will be taken as opposite to the direction of flow of electrons। अब आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट होगी। समझ गए? तो 2 पॉइंट्स हमने देखे। पहला पॉइंट ये है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर नेगेटिव चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब तीसरा देखिएगा। तीसरा ये है कि किसी भी कोई भी हमको कंडक्टर दे रखा है और हमको ये बताया जाए कोई भी हमको कंडक्टर दे रखा है और हमको ये बताया जाए कि करंट की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर में डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वो जो कंडक्टर है वो मूव कर गया, चाहे राइट की तरफ चाहे लेफ्ट की तरफ। तो कंडक्टर अगर राइट की तरफ मूव कर गया तो फोर्स की डायरेक्शन वही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया तो फोर्स की डायरेक्शन किससे पता चलती है? हमारे लेफ्ट हैंड थंब से। ठीक है। तो ये हमको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि कंडक्टर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से ना जैसे कहानी सी बनकर आते हैं। लंबा क्वेश्चन होता है इसका, जो केस स्टडी के नाम से आपके पेपर में आता है। ठीक है। तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन अगर आया तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में से ही आएगा। अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आपको खूब मिलेंगे उसमें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने? अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो पहले तो एक काम हमको करना है कि हमें एक चीज़ देखनी है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मैप है, ये मैप इस तरीके से टांग रखा है हमने। तो इस मैप में ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने मैप देखा तो इधर हमें जम्मू कश्मीर दिखाई देता है, यहाँ पर केरला दिखाई देता है, इधर मिजोरम मेघालय वगैरह वो दिखता है, और इस तरफ हमको दिखाई देता है गुजरात। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको दिखती हैं, हमें मालूम है कि इस तरफ क्या है वेस्ट, इस तरफ क्या है ईस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, ये हम देखते हैं। लेकिन मैप को इस तरह से स्टडी नहीं करा जाता। मैप को स्टडी करते हैं हम ऐसे, मैप को ऐसे पहले टेबल पर रखते हैं। तो जब हमने मैप को टेबल पर रख दिया, तो टेबल पर रखने का मतलब ये है कि जो आपका
इस तरफ क्या था, ईस्ट था, तो ईस्ट में कुछ चेंज थोड़ी हुआ। ईस्ट तो पहले भी राइट की तरफ था, अब आपने इसको अब इधर कर दिया, तब भी ईस्ट तो राइट की तरफ ही रहेगा और वेस्ट लेफ्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। तो आप जिस भी पेपर पर, आप नोटबुक पर या क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर शीट मिलेगी, पेपर में आपको आंसर शीट मिलेगी, तो उसमें आप राइट की तरफ क्या दिखाएंगे, ईस्ट, लेफ्ट की तरफ दिखाएंगे वेस्ट, और अंदर की तरफ दिखाना है आपको नॉर्थ और बाहर की तरफ दिखाना है साउथ। अब मैं पेपर के अंदर कैसे दिखाऊंगा, तो हमें टेढ़ी लाइन बनानी होगी उसके लिए, वो देखिएगा कैसे होगा। हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और एक टेढ़ी लाइन हमने ऐसे बना दी, मतलब ये अंदर की तरफ हो गया नॉर्थ और ये बाहर की तरफ हो गया साउथ, ठीक है। ये है हमारे पास, और हमें ना 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि साउथ की तरफ होगी, ए ऑप्शन। बी में कह रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट, सी में बोल रहे हैं डाउनवर्ड, और डी में बोल रहे हैं अपवर्ड, ठीक है। तो अब हम जरा लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास होता है फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये 3 चीज़ें होती हैं। कोई 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, और तीसरी चीज़ बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वेस्ट की तरफ जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है, यस। ठीक है। तो इसका मतलब करंट आपका ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वो जो स्ट्रीम है ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हवा में ट्रैवल नहीं करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस में ट्रैवल करेंगे, किसी कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होगा, जैसे कि कोई वायर हो गया, ठीक है, तो उस वायर में वो ट्रैवल कर रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, यानी कि करंट भी इधर जा रहा है। और वो जो कंडक्टर है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स की डायरेक्शन है। तो भाई फोर्स कहाँ हो गया, अंदर की तरफ। तो अब आपको अपनी फिंगर को इस तरीके से, फिंगर तो ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे हमेशा। अब इस कंडीशन के हिसाब से इसको अरेंज कर लो, तो हम ये कहेंगे भाई वेस्ट की तरफ है करंट, तो इस फिंगर को इधर कर लिया, भाई वेस्ट भी इस तरफ है, और ये फिंगर भी अब हमारी इस तरफ हो गई, वेस्ट की तरफ, ठीक है। और जो फोर्स है थंब, इस फिंगर को यहीं रखते हुए फोर्स है अंदर की तरफ। ये टेढ़ी लाइन का मतलब क्या है, नॉर्थ, अंदर की तरफ। तो इसको ऐसे ही रखते हुए इसको ऐसे कर दो, समझ गए, नहीं समझे भाई। आपने सबसे पहले तो आप ऐसा करना सीखिए, ये आपने कर दिया। ये करने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये है कि करंट जो है वो इस तरफ है, इस तरफ। तो आप क्या करेंगे, इस फिंगर को आप इस तरफ कर देंगे, कर दिया इस तरफ, ठीक है। और जो थंब है, थंब का मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब फोर्स, तो थंब मतलब फोर्स है, तो फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, नॉर्थ, अंदर की तरफ। तो इसको इधर ही रखते हुए, करंट को चेंज मत करना, इसको ऐसे कर दो बस। तो करंट इस तरफ है, और थंब आपका जो है ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, थंब इसलिए मैं हिला रहा हूँ इधर, थंब अंदर की तरफ। तो जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, समझ गए, समझ गए। और ये जो आपको करके देखना है ना एक्सपेरिमेंट, ये जो करके देखना है, ये आप कैसे देखेंगे, ये आप देखेंगे लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से मत देखना, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। अपवर्ड का डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का अपवर्ड आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सी, डी, अपवर्ड। ये जो पहला क्वेश्चन हमने देखा, इसका जो सही आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बताइए भाई, काव्या और लक्ष्य क्लियर है? सर कभी आउटसाइड द पेज भी तो देता है ऑप्शन में। हाँ ऐसा भी होता है, आउटसाइड द पेज भी होता है। तो ये जो साउथ है ना, इसी को आउटसाइड द पेज बोल देते हैं। वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन नहीं होते, तो आप साउथ बोल दीजिए, बनाकर दिखा देना कि भाई ये नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ बाहर की तरफ है। सर चलो पेज वाला समझा दीजिए, वैसे समझ में आ गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मुझे पेज के उस पर समझा दीजिए। पेज के उस पर मतलब नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, उसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे किसी प्लेन पेपर पर, तो फोर्स की डायरेक्शन इनटू द पेज है। भाई नॉर्थ जो है वो कहाँ है, इनटू द पेज है, तभी तो मैं उसको टेढ़ी लाइन से दिखा रहा हूँ। हमने ये कहा था कि मैप इस तरह से होता है, तो इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और इधर साउथ है। हम मैप को ऐसे स्टडी नहीं करते। अगर ऐसे स्टडी करेंगे तो जम्मू कश्मीर आसमान में होगा, उसके लिए हमको उड़ के जाना पड़ेगा, रॉकेट में थोड़ी जाते हैं, हम सड़क से जाते हैं। तो
हमने इसको ऐसे रख दिया। ऐसे रखने का मतलब क्या है, आपने इसको ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर रखना मतलब इस डायरेक्शन में सीधे सीधे चलते चले जाइए, तो क्या होगा, आप जो मुँह पहुँच जाएंगे, है ना। और इस डायरेक्शन में नीचे तक चलते चले जाइए तो आप केरला पहुँच जाएंगे। ठीक, तो हमने ये कहा कि अंदर वाली डायरेक्शन को मैं पेपर पर कैसे बनाऊँ, तो उस अंदर वाली डायरेक्शन को हमने टेढ़ी लाइन से बना दिया। और ये जो टेढ़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट्स कि ये जो साउथ है बाहर की तरफ, आगे की तरफ, समझ गए। तो उसको कई बार आउटसाइड द पेज भी बोल देते हैं, साउथ ना बोलकर आउटसाइड द पेज भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सोचिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक ऑन वॉल। अब आपको ये सोचना है कि आप चैम्बर में बैठे हैं। चैम्बर का मतलब क्या है, कमरे में बैठे हैं, और कमरे में इस तरह से बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूँ। तो थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, तो आपकी जो बैक है वो एक वॉल की तरफ है ना, पीछे की तरफ है। An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall। तो ये जो मैं इस तरह से बैठा हूँ तो ये मेरे पीछे की बैक वॉल हो गई, और जो सामने वाली वॉल है वो फ्रंट वॉल हो गई। हमें ये इमेजिन करना है कि पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है, बैक वॉल से आती है निकलकर और फ्रंट वॉल की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं आगे की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब करंट कहाँ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे फिंगर को स्ट्रेच करके ये जो है ना सेंट्रल फिंगर, इस सेंट्रल फिंगर को अपनी तरफ कर देना है कि करंट मेरी तरफ आ रहा है। इतना समझ गए, इतना समझ गए। उसके बाद आगे देखिएगा, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। तो हमारे राइट साइड पर तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम जा रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम क्या कर रही है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारे राइट की तरफ। तो हमारा राइट कहाँ है, यहाँ पर। आपने इसको ऐसे स्ट्रेच करा, इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे जा रही है पीछे से आगे की तरफ, तो करंट कहाँ से आ रहा है, आगे से हमारी तरफ आ रहा है करंट। तो करंट यानी कि सेंट्रल फिंगर, इसको कर लो अपनी तरफ, ये अपनी तरफ हो गया। डिफ्लेक्शन मतलब थंब, इसको सेंट्रल फिंगर को अपनी तरफ रखते हुए इसको ऐसे घुमाइए, तो सेंट्रल फिंगर अपनी तरफ है और थंब कहाँ है, राइट तरफ जहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इंडेक्स फिंगर कहाँ इंडिकेट कर रही है, डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ होगी। क्लियर है, ठीक है। देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम फ्रंट टुवर्ड्स अस। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स आवर राइट साइड। फोर्स की डायरेक्शन हमारे राइट साइड है। और उसके बाद है एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तक हुआ। इसके बाद का सिलेबस जरा मेरे को 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ, नहीं तो ऐसे ही बता देता हूँ। आप सभी बच्चों के लिए, पहले भी मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, आप सभी बच्चों के लिए एक चीज़ बिल्कुल ओपन है मेरी तरफ से कि अगर आप दोनों बैचेस में भी आना चाहें, आप दोनों बैचेस में आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको स्कूल नहीं जाना है, किसी भी दिन स्कूल नहीं जाना है, या अब जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ना, पिछले 8-10 सालों से जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, उस ट्रेंड में मैंने ये देखा है कि बच्चे नवंबर लास्ट तक आते आते स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये लगता है कि घर पर मेरा रिदम नहीं बन पा रहा है, मेरे को पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। फर्स्ट हाफ में आ जाओ, मैं यहीं पर घर पर ही मिलूँगा। बस मेरे को एक बार बता देना कि सर मैं इस टाइम आऊँगा, या अपनी अवेलेबिलिटी बता दो, तो मैं देख लूँगा जो टाइम मेरे को सूट करेगा उस टाइम आ जाओ, यहीं पर बैठकर मेरे सामने प्रैक्टिस करो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चंस करने बैठे, इधर मैथ्स और साइंस, हम क्वेश्चंस करने बैठे। अब क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन करते टाइम क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं अटक गए हैं, और अटकते ही हमको ये लग रहा है कि यार अब क्या करूँ। अब कहने के लिए तो मम्मी पापा टीचर भाई बहन पड़ोसी सब कह देते हैं कि भैया आपका टाइम तो इतना बढ़िया है, इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल पर डालो सारी चीज़ पता चल जाती है। लेकिन गूगल पर एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं पता चलती जहाँ हम अटक रहे हैं, वो हमारा माइंड थोड़ी रीड करेगा। या फिर अगर कोई वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है तो वीडियो सॉल्यूशन पूरा देखो जो 10 मिनट का है, हमें वो 10 मिनट की जो हेल्प है वो नहीं चाहिए, हमें तो 1 सेकंड का हिंट चाहिए कि सर मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, यहाँ बता दो बस। तो मैं भी बैठा रहूँगा भाई, फर्स्ट हाफ में मैं भी अपना कुछ ना कुछ काम करता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो महीना है, अभी 15 दिन 12-13 दिन जो नवंबर के हैं, ये वाले दिसंबर और जनवरी, इन 3 जो महीनों में मेरी क्लास कॉलेज में नहीं होती, तो मैं फर्स्ट हाफ में टोटली फ्री रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा रहा है, आना चाह रहा है, भाई आ जाओ
और आकर बैठकर यहाँ पर पढ़ लो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितनी देर मैं फ्री हूँ उतनी देर ही बैठो आराम से और करो अपनी तैयारी। और उसके लिए ये भी नहीं है कि भाई आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे को तो मैथ्स और साइंस है, अगर आपको किसी दिन SST पढ़ना है तो भी बैठ कर पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं भी बैठा हूँ क्योंकि पढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। अब मान लीजिए कि किसी का भाई या बहन बहुत छोटा है, ठीक है, अब उसने पढ़ना शुरू करा, पता चला आके कान पर बाजा बजा दिया उसके, तो वो दुखी करना शुरू कर दिया उसको। भाई उसको थोड़ी पता है छोटे बच्चे को कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। तो मैं हर तरीके से आपको माहौल देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब पढ़ाई का काम है मेन, और उसमें लापरवाही अब मत बरतना क्योंकि टाइम बचा नहीं है। अब मैं परेशान हुआ हूँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी चेक करके मैं परेशान हुआ हूँ, क्योंकि मैं दोनों बैचेस में मिलाकर ये देख रहा हूँ, दोनों बैचेस में मिलाकर बस 2 ही बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे आए हैं, बाकी सबके मतलब खींच तान कर 20, 21, 22 बस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो 30 में से 30 तो बहुत ही कम बच्चों के, तो भी ध्यान रखना इस चीज़ का। पूरी तरीके से मैं फ्लेक्सिबल हूँ इस चीज़ में। आपको अगर कभी लगता है कि मैं तो लेट नाइट आकर पढ़ना चाहता हूँ, 2, 3, 4 आप फ्रेंड्स हैं साथ में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, आ जाओ यहाँ बैठकर पढ़ लो, या अर्ली मॉर्निंग आना चाहते हो अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, सुपरविज़न मेरा रहेगा, ये मेरी गारंटी है कि मैं टाइम तो वेस्ट करने नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो वो करना है आपको। और मैथ्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स में भी और साइंस में भी अरिहंत का ले लीजिए, कुछ भी PYQs प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो अरिहंत का ले लो, अरिहंत का बेस्ट है। मुझसे कहोगे मैं सर्च करके बता दूंगा कि ये वाला ले लो। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन खरीदते हैं तो 4-5 बच्चों ने मिलकर खरीद लिया तो कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, ऐसा भी रहता है। तो वो जल्दी से जल्दी अब टाइम वेस्ट करिएगा मत। आपके जो प्री बोर्ड है ठीक है, वो एक असाइनमेंट है, उसको एक असाइनमेंट की तरह लो, उसको दो, लेकिन मेन आपका लक्ष्य जो है वो सारा का सारा बोर्ड पर रहना चाहिए। चलिए जी, मैं सिलेबस खुल गया है, ये सामने है मेरे, इसमें देखिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलोनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, आगे मेंशन भी करा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद है डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बस इतना ही है। इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर वगैरह छोड़ो मत करो, जब काम ही नहीं है उसका कुछ भी तो करना ही नहीं। ये पेज नंबर 20 पर इलेक्ट्रिक मोटर और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मोटर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, पेज नंबर 20 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 22 भी छोड़ दो। तो राइट हैंड रूल आ रहा है नहीं होता, राइट हैंड रूल की जरूरत पड़ती है जनरेटर में। जनरेटर का काम ये होता है, जो मोटर है ना, मोटर का काम ये होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे और वो मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड कराएगी, यानी कि वो घूमेगी। किसी भी चीज़ का जो घूमना होता है मैकेनिकल मोशन में आता है, इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है कि आपने क्या करा कि ये फैन है, फैन का हाँ, अरे उल्टा नहीं घुमा रहा हूँ मैं, घुमाना सीधा ही है। उल्टा क्या है वो सुनिए कि जैसे ये फैन है, इस फैन का जो वायर है वो ये आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग, इसमें से वायर जा रहा है, वायर जा रहा है, वायर जाकर ये इधर से आकर और हाँ, वायर के अंदर से ही जगह है और वो यहाँ से इधर आ रहा है या उधर आ रहा है, जहाँ पर भी इसका स्विच है वहाँ तक जा रहा है। तो जैसे फैन है, तो फैन का जो वायर है, वायर आपने निकाल लिया खींच कर, और निकाल कर खींच कर उसके आगे प्लग लगा दिया। प्लग लगाने के बाद में या 2 वायर हैं उनको छीन लिया और उसको आपने सॉकेट में लगा दिया, सॉकेट ऑन कर दिया, फैन ने घूमना शुरू कर दिया। आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसने मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप उसमें से वायर निकाल दो, वायर निकाल दिया आपने सॉकेट में से, तो अब उसमें किसी तरीके का कोई करंट नहीं है। अब आप क्या करिए, अच्छा पता है फैन के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर मैग्नेट भी होता है, ठीक है, मैग्नेट है तभी वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहा है उसको। अब इसका उल्टा हमको क्या करना है कि करंट सप्लाई नहीं करा हमने एक बच्चे को बोला कि बेटा ये दोनों वायर पकड़ के खड़ा हो जाए, बस यहाँ पर जहाँ से उसको छील रखा है ना वहाँ से पकड़ कर खड़ा हो जाए, और टेबल लगाई और एक दूसरे बच्चे को बोला कि तू यहाँ से फ़ैन घुमाना शुरू कर अपने हाथ से। उसने हाथ से फ़ैन घुमाना शुरू करा, इधर से बच्चा झटके में बिल्कुल हिलना शुरू करेगा। क्या मतलब है, आपने मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड कराया, उधर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा।
करंट से मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस हो रहा था ना, मैकेनिकल मोशन ये गोल 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 आपने फैन को घुमाना शुरू करा हाथ से, उधर उसको बेचारे को झटका लगना शुरू होगा हाथ में करंट में, इसी को कहते हैं एसी जनरेटर। तो जनरेटर में आप ये देखेंगे कि जनरेटर में डीजल डाला जाता है, डीजल जलता है इंजन के अंदर, इंजन में आग लगती है और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम पिस्टन को मूव कराती है। तो आपने अगर पुराने ज़माने का जनरेटर देखा हो तो उसमें बड़ा सा लोहे का चक्का होता है, वो ऐसे 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 घूमता रहता है गोल गोल, ठीक है। या खेतों में कहीं ट्यूबवेल देखी होगी, ट्यूबवेल के बाहर भी एक मोटर लगी रहती है बड़ी सी, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, तो वो मोटर है एक्चुअली, ठीक है। और अगर उसको डीजल से चला रहे हैं तो दैट इज़ जनरेटर। तो वो जनरेटर क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको आराम से हल्का सा घुमाकर वायर को हाथ में लेकर देखा जा सकता है कि बिना कहीं पर इलेक्ट्रिक सप्लाई के भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो जो बंदा ऊपर खड़ा हुआ है ना, जो फैन को घुमा रहा है, उसका शक्तिमान होना ज़रूरी है कि वो उसको घुमाते ही रहे घुमाते ही रहे घुमाते ही रहे, वो भी तो थकेगा 1-2 मिनट में, ठीक है। तो इसलिए सर तो ऐसी विंडमिल में भी विंडमिल में भी यही है भाई। विंडमिल में होता क्या है, विंडमिल के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे हुए हैं और उसमें क्या है कि नेचुरल जो एयर हमको मिल रही है उस एयर की हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका हाइड्रो पावर स्टेशंस में, टिहरी डैम है, ठीक है। तो टिहरी डैम में भी वहाँ पर यही होता है, उत्तराखंड में आई थिंक, या हिमाचल में कहीं पर है, मुझे मालूम नहीं, हिमाचल में। तो वहाँ पर क्या होता है कि डैम जो है, डैम के आगे, डैम क्या होता है कि पानी आ रहा है बड़ी ऊंचाई से, भाई पहाड़ों से पानी आता है नीचे की तरफ। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वो मतलब बैरियर लगा दिया जाता है जिसको हम डैम बोलते हैं। उसके आगे बड़े बड़े टरबाइंस लगा देते हैं। तो टरबाइंस में क्या है, एक बड़ा सा चौड़ा सा लोहे का तख्ता लगा हुआ है इधर, छोटा सा तख्ता नीचे लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है, तो वो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में तख्ते लगे रहते हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। अब आपने इधर से पानी छोड़ा तो पानी पहले वाले तख्ते को हिट करेगा, वो तख्ता जरा सा आगे जाएगा, फिर दूसरा तख्ता ऊपर आ जाएगा, पानी दूसरे को हिट करेगा, फिर तीसरा तख्ता आ जाएगा, फिर तीसरे को, तो इस तरह से वो ऐसे घूमना शुरू होगा। तो पानी जो है वो कभी रुकता ही नहीं है। कभी देखा गंगा नदी ठहरी हुई है, गंगा नदी बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जब नदी लगातार बहती ही जा रही है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करा जाए, ठीक है। और इसीलिए सुनिएगा, जो आपने चैप्टर करा था ना, ये वाला कौन सा चैप्टर है ये, अरे मैथ्स में करा था ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें था ना वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को इसीलिए स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं, सुना है कि नहीं, कि नदी में जो पानी बह रहा है तो उसकी जो स्ट्रीम है, जो लहर है, उस लहर को हम करंट भी बोलते हैं। कई क्वेश्चंस में देखा होगा आपने, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ करंट, तो वो करंट शब्द वहीं से आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके घूमने से, उसकी स्पीड से, लहर की स्पीड से करंट प्रोड्यूस होता है। चलिए जी, तो ये पेज नंबर 20 छोड़ दो, 21 छोड़ दो, 22 छोड़ दो, बोलिए। टिहरी डैम उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, हाँ वही मेरे को लग रहा था, उत्तराखंड और हिमाचल मिलता हुआ बॉर्डर है ना, तो पता नहीं चलता कई चीज़ों में। 23 छोड़ दीजिए, पेज नंबर 24 भी छोड़ दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है जो सिलेबस में से कटवाया है इन्होंने, पर चलो ठीक है, आपको तो खुशी हो रही होगी। पेज नंबर 25, चलिए आगे रनिंग का ये भी छोड़ दीजिए। पेज नंबर 26 पर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट की एक डेफिनेशन लिखी गई है, बस इतनी सी, ये 2 डेफिनेशन करनी है। देखिए, इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। अगर करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। सेकंड है, इफ द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर करंट जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में अपना डायरेक्शन बदल ले तो उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। सिर्फ इतना, आगे का कुछ नहीं करना आपको। पेज नंबर 27 काट दीजिए। पेज नंबर 28 पर जहाँ नीचे डीसी जनरेटर है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये वाले 10 हाँ, ये वाला 10 वाला नोट करके। तो इधर है एसी सप्लाई इन इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। तो एसी सप्लाई जो है इंडिया में वो अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन को बदलता है ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। और एसी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड, एवरी 1/100 सेकंड। वो मतलब इसी चीज़ को दूसरी तरीके से लिखा है, एसी सप्लाई इन इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला एवरी 1/100 सेकंड। तो इसी को, ये जो 100 टाइम्स इन 1 सेकंड है, इसी को 100 को यहाँ नीचे ले गए 1/100 सेकंड, एवरी 1/100 सेकंड।
तो इसीलिए डायरेक्शन बदलता हुआ हमको पता ही नहीं चलता। डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है कि एक बार करंट सर्किट में आएगा और एक बार करंट सर्किट से बाहर जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा 100 बार 50 बार आता है, 50 बार जाता है, इसका मतलब ये ट्यूबलाइट है ना, ये 50 बार ऑन होती है, 50 बार ऑफ होती है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर अगर कोई भी ट्यूबलाइट है वो 50 बार ऑन ऑफ हो रही है तो हमारी आंखें उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगी, हमें लगेगा कि कंटिन्यूअस रोशनी चलती जा रही है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद डीसी जनरेटर भी काट दो, ये भी नहीं करना। पेज नंबर 29 भी काट दीजिए। ट्वेंटी का बता रहा हूँ देखकर। थर्टी में ना मैंने 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, इन 2 क्वेश्चंस को भी होल्ड पर डालेंगे, देखता हूँ कि ये करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 31 पर आ जाइए। 31 पर ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो चैप्टर के केवल इतना ही बच रहा है, पेज नंबर 31 और 32 तक। ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट रुकिए बस। मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में कुछ लगता तो है मुझे भी जो तुम बता रहे थे कि कोई पकड़ के इसको घुमा दे और ये ठीक हो जाए। अभी जैसे मैं उठा कट से आना चाहिए मुझे। स्ट्रेचिंग कर लो। इसने मेरे को बताया कि कोई क्या होता है, कायरोप्रैक्टर। कोई कायरोप्रैक्टर होते हैं, वो पकड़ के ऐसे कर देते हैं कमर को, ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो वो सर वो लेकिन वैसा और हो गया ना कि सिम्टम्स को सॉल्व करते हैं, वो मेन रूट कॉज नहीं सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि साइको। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत हाँ, रिलीफ मिलने का होता है, बस पूरा ठीक नहीं होता। नहीं, मैं तो पूरे दिन मेडिटेशन थोड़ा आगे करना उसको। स्ट्रेचिंग कर दी। ये स्ट्रेचिंग करने के लिए मना कर रखा है कि अगर पेन है तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इलाज तो इसका एक्सरसाइज ही है, उसी से ठीक होगा। आपके चुभे निकली हुई है। क्या चुभे निकली हुई है। क्या पता नहीं तो क्या आपके चुभे निकली हुई है। चुभ क्या होता है ये? वो तो मेरी मम्मी से पूछो। बात में तो ठीक है। क्या हो रहा है? मैं नाई नहीं ना किसी पता नहीं मैं तो आज 2 बजे उठी हूँ। आज मैं इसलिए स्कूल में नहीं गई। क्यों?
मोबाइल का यूज़ छोड़ दो तुम। ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी है। अगर मोबाइल को उठा लेते हैं ना एक बार, तो पता चला मम्मी पापा ने किसी ने आवाज़ लगाई है और उन्होंने कहा कि जल्दी आ फटाफट। हमने कहा हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो 1 मिनट के 10 मिनट कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो पढ़ते टाइम भी हम बार बार खुद से वादा करते हैं कि नहीं यार कोई नोटिफिकेशन आया, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, बड़ा बढ़िया है, इसको तो एक बार देखूंगा। वो 10 मिनट 15 मिनट उसमें गए। अब उस 10-15 मिनट में सोचो कि कोई ज़बरदस्ती आपसे मोबाइल छीन ले और फिर आप मन मार कर पढ़ना शुरू कर दें, तो 10-15 मिनट में कुछ तो होगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कुछ तो होगा। तो इसलिए इसको ना अपने साथ ही थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ, उसको अलग कर दो, नहीं तो बहुत टाइम ख़राब होता है इसमें। और जो ये है कि भाई मुझे तो पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है मोबाइल फ़ोन की, तो मैथ्स और साइंस की तो चलो मैं गारंटी ले ही रहा हूँ ना कि आप लोग आ जाओ। आपको अगर 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है दिन में, आपने अपना शेड्यूल बनाया, आप अपना टाइम टेबल खुद ही बनाएंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आपको मैथ्स करना है या साइंस करना है, आप आ जाओ 1-1.5 घंटा यहाँ बैठ कर पढ़ लो, ठीक है ना। तो उस दौरान मोबाइल अलग ही रख देना है उठाकर और पढ़ाई करनी है। फिर आप देखना कि 1-1.5 घंटे में बहुत मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। मैं शायद 24 को छुट्टी मारूंगी। मेरे को 23rd को बता देना बस, ठीक है ना। सुबह आ जाना, सुबह जिस टाइम भी उठते हो, तुम्हारी सुबह 10 बजे या 11 बजे भी होती है ना, उस टाइम आ जाओ। 12 बजे होती है, 12 बजे के बाद होती है। ठीक है। तो जब भी हो मुझे फ़ोन कर देना। चलिए जी, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है ऑन द इलेक्ट्रिक पोल सिचुएटेड इन अवर स्ट्रीट, 2 इंसुलेटेड वायर्स L and N कम टू अवर हाउस। तो जो हमारी स्ट्रीट में एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, वहाँ से ना 2 इंसुलेटेड वायर्स हमारे घर पर आते हैं। एक वायर का नाम होता है L, एक का नाम होता है N। L इज़ फॉर लाइव एंड N इज़ फॉर न्यूट्रल, लाइव एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। वन ऑफ दीज वायर्स इज कॉल्ड लाइव वायर एंड इट इज एट अ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट, whereas the other wire is called a neutral wire and it is at ground potential 0 volt। तो होता ये है कि ताकि लॉसेस कम से कम हो। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी ये कहा जाता है ना आप इस बैटरी की वोल्टेज कैलकुलेट करिए, तो वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को मान लीजिए मैंने रख दिया 25 वोल्ट पर और नेगेटिव टर्मिनल को रख दिया मैंने 10 वोल्ट पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 25 माइनस 10, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। तो हम ये कहते हैं कि भाई मैं इसमें भी मेहनत करूँ, 25 वोल्ट की मैं वोल्टेज इसको दूँ, ठीक है, और 10 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो मैं इसको दूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, तो वर्क डन करना पड़ रहा है ना, पोटेंशियल बनाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। तो मैं इस पर भी पोटेंशियल डेवलप करने के लिए वर्क डन करूँ और इस पर भी पोटेंशियल डेवलप करने के लिए वर्क डन करूँ, तो ये बेकार अरेंजमेंट है। अच्छा अरेंजमेंट क्या है, आपने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे काम आता है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो आपने ये देखा इधर 25 वोल्ट है इधर 10 वोल्ट है, तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो आपके काम आएगा 15 वोल्ट, तो 10 वोल्ट तो वेस्ट हो गया, 25 माइनस 10 तो 10 तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर क्या होता है कि आपको अगर 15 वोल्ट चाहिए तो भाई जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना उसको 15 वोल्ट सप्लाई करो, इसको कुछ सप्लाई ही मत करो। तो वो 15 वोल्ट ये 0 वोल्ट 15 माइनस 0 ये भी तो आपको 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो घरों में यूज़ करा जाता है। आप कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उठाइए, जैसे ये मेरे कैमरा का चार्जर है, इधर ये लैपटॉप का चार्जर है, किसी भी चीज़ को, मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, उसको आप उठाकर देखेंगे वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई दिखाई देगी आपको, 220 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ तो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो हमारे कंट्री में हमको मिलता है। अमेरिका में यही 60 हर्ट्ज़ है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ है। इसीलिए जब कोई आपका रिलेटिव अमेरिका जाता है तो वो एक बार पूछ लेता है कि ये कंपैटिबल है, इंडिया में कंपैटिबल है, इंडिया में चल जाएगा। अगर इंडिया में हम कोई भी वहाँ से अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं या कोई म्यूज़िक सिस्टम ले रहे हैं तो पता करते हैं कि ये इंडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा। वो बताते हैं कि हाँ देखो इस पर 50 हर्ट्ज़ एज वेल एज 60 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ दोनों लिखा हुआ है तो दोनों जगह चलेगा। आजकल ऐसे आ रही है,
डिवाइसेस जो हैं, खासतौर पर मोबाइल फ़ोन्स आजकल ऐसे आ रहे हैं, यहाँ भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा, ठीक है। बाकी ज़्यादातर पूरा जो वर्ल्ड है, ज़्यादातर सब जगह 50 हर्ट्ज़ की रहती है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। अब जो ये 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे घर में चाहे फ्रिज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई ही यूज़ करी जाती है। तो 220 वोल्ट के लिए सबसे अच्छा ये है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर आप 220 वोल्ट सप्लाई करिए, ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पर आप 0 वोल्ट सप्लाई करिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर यही रहता है। तो जहाँ पर हमको 220 वोल्ट हायर पोटेंशियल जो होता है उसको हम बोल देते हैं लाइव वायर। दो तरीके के वायर रहते हैं, और वायर भी आपने देखा होगा जनरली एक ब्लैक कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। रेड मतलब खतरा, ब्लैक मतलब ठीक है शांत है। तो हम जो रेड वाला है उस पर 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तो रेड वाला मतलब वो खतरनाक है। दूसरा वाला जो उस पर 0 वोल्ट देते हैं, 0 वोल्ट का मतलब है न्यूट्रल, 0 मतलब न्यूट्रल, नथिंग। So whereas the other wire is called neutral wire and it is at ground potential 0 volt. It is very important to note that along with the live wire and the neutral wire, a third wire called earth wire also goes to our homes. तो लाइव और न्यूट्रल के साथ साथ एक ग्रीन कलर का वायर और जाता है जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं, वो भी हमारे घरों में जाता है, ठीक है। और in order to distinguish between the live wire, neutral wire and earth wire, the wire having red plastic covering is made live wire, ठीक है। लाइव मतलब जिंदा वायर है, इसको छूओगे तो करंट लग जाएगा। अच्छा, the wire having black plastic covering is made neutral wire, उसको छूओगे तो करंट नहीं लगेगा। दोनों को छूओगे तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट लाइव से न्यूट्रल की तरफ जाएगा, ठीक है, लाइव से न्यूट्रल की तरफ जाएगा, तो आप कंडक्टर बन जाओगे अगर आपने दोनों छू लिया तो। दोनों को छू लिया तो करंट आपकी बॉडी में से फ्लो करना शुरू करेगा, और उस केस में इंसान को लगता है झटका, ठीक है। और ऑल्टरनेटिंग करंट में झटका लगता है, डीसी करंट, डीसी में जो है वो इंसान चिपक जाता है, उसमें छूटता ही नहीं है जब तक स्विच ऑफ नहीं करेंगे। तो फिर है एंड द वायर हैविंग ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज मेड अर्थ वायर, उसको अर्थ वायर बोलते हैं। और ब्लू वायर होता ही नहीं। होती है। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो ये वही है ना, जैसे मान लीजिए हैवल्स के वायर आते हैं या पॉलीकैब के वायर आते हैं, तो वहाँ पर तो रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर ही मिलेगा। अब कोई लोकल कंपनियाँ, बबुआ कोई कंपनी है वो वायर बना रही है, उसके वायर अगर आपने ले लिए है ना, तो उसमें तो नीला पीला कुछ भी बना देंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड वाले वायर ही लेने चाहिए। वो देखा नहीं है, वो एक ऐड आता है, वो एक आदमी आता है, वो बेल बजाता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं, करंट लगता है उसको, है ना, वो वही वाला है। अच्छा, अर्थ वायर देखिए, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थ। उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है किसी भी मेटल बॉडी की, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की। इसको डिटेल में करवाऊंगा। हमारा ये बस ये लास्ट इतना शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोड ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आएगा। गुड आफ्टरनून। नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक चीज़ क्वेश्चन जरूर जरूर जरूर